हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। दीदावर पहला। रेडियो के लिए भी ये बात लागू होती है, और जिस शख्स से आज मैं मिलवाऊंगा आपको, उन पर खास तौर पे ये बात लागू होती है, क्योंकि आरजेई को एक बहुत ही अलग आयाम, एक बहुत ही अलग मकाम दिया है इन्होंने। मेरे बहुत ही अजीज रहे हैं, मैं इनको बहुत सुनता रहता हूँ, क्योंकि शेर व शायरी से थोड़ा सा नाता रहा है। और जब कोई खुद की लिखी हुई चीजें कहता है तो और ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ऊपर वाले के करम से शेर व शायरी की समझ तो हमारे अंदर आ गई, लेकिन लिखना नहीं आ पाया। तो जब किसी ऐसे शख्स से मुखातिब होते हैं जो लिखता भी है, तो उसके लिए सम्मान भी बढ़ जाता है और उसको बस सुनते रहने का मन करता है। इंटरव्यू के इस सिलसिले को वेक अप एंड शाइन पर हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं इनके, तो मैं एक एक करके सब बताता हूँ। करण सिंह राठौर हैं हमारे साथ, और आरजे के रूप में आप इन्हें जानते होंगे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये डायलॉग राइटर भी हैं, ये स्क्रीन राइटर भी हैं, ये शेर व शायरी तो करते ही हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, और मैरी कॉम और अकीरा और भी कई फिल्में, पर ये मैरी कॉम और अकीरा मेन है जो मुझे याद आ रही हैं। इनके डायलॉग भी आपने लिखे हैं। करण सिंह राठौर, ओवर टू यू सर, कैसे हैं? सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे अपने इस शो का, इस मुलाकात का हिस्सा बनाने के लिए क्योंकि ये मुलाकातें न जाने किसकी जिंदगी या तो खुद ही बदल दे, या एक बीज की तरह मुलाकात रह जाए जहन में, पता नहीं कब फूटे। सो थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले। थैंक यू सो मच करण भाई। और इस इंटरव्यू का के कई कारण है करने के, कई मोटिवेशन है करने के। एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि लोगों को ये बताना कि आरजेइंग जो है उसका एक कोई सेट खाका जो बन गया है वैसा नहीं है। अपने तरीके से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। जो लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आरजे ऐसे ही बोलता होगा, उसको एक हद तक थोड़ा सा तोड़ने का भी ये मकसद ये भी था कि लोगों तक ये बात भी पहुंचाई जाए कि अंदाजे बयां जरूरी है। अंदाजे बयां सबका एक जैसा हो तो वो अच्छा भी नहीं है, वो टेम्पलेट बन जाता है, फिर उसमें यूनिकनेस भी चली जाती है। तो वो अंदाजे बयां में अगर यूनिकनेस होगी तो भी लोग सुनेंगे। पर उस पर हम आए उससे पहले मैं जर्नी आपकी इसके बारे में बात करना चाहूंगा। दुबई, जहां तक मुझे पता है कि दुबई से शुरू हुई और फिर हिंदुस्तान में रेडियो तक चली आई। क्या रहा है वो पूरा सफर? वो कहानी एक्चुअली हिंदुस्तान से ही शुरू हुई थी। 96 में टाइम्स एफएम जो था, जो अब रेडियो मिर्ची है, वहां से शुरुआत हुई थी। फिर वहां से प्लैनेट एम में हम गए, क्योंकि स्टेशन सारे बंद हो गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स आ गए थे, तमाम चीजें हुई। और फिर वहां से मैं गया दुबई। तो वहां पर मैं 1-1.5 साल रहा, और बड़ा मन था कि मैं अपना एल्बम बनाऊं। और वो वो दौर ऐसा था जहां पर जिसने शान को जन्म दिया, के को जन्म। तो मेरा भी गाने का बड़ा शौक था, तो उसके लिए मैं वापस छोड़ छाड़ के वापस आ गया। और जब वापस आया तो यहाँ पर पूरा सीन चेंज हो गया था, सब खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। मतलब ऐसे टिमटिमा रही थी, आखिरी जो लौ होती है ना, बस बुझने वाली थी। लेकिन अब आए हैं तो करना ही है, तो एल्बम भी रिलीज किया। उसके बाद रेडियो सिटी एक्चुअली पहले ज्वाइन कर लिया था। उसके दौरान मैंने एल्बम फिनिश किया और रिलीज किया। फिर रेडियो सिटी छूटा, फिर मैं वापस दुबई गया एज प्रोग्रामिंग हेड आरजे। फिर वहां पर 3 साल गुजारे। फिर वापस मैं आया, फीवर ज्वाइन किया मैंने, और यहाँ पर मैं आराम से 10-11 साल रहा। अलग अलग टाइम स्लॉट में शोज किए, दोपहर को किए, रात को किए, वीकेंड पे किए। और इस दौरान मेरी मुलाकात संजय लीला भंसाली जी से वापस हुई। पहले भी मुलाकातें हुआ करती थी कभी इंटरव्यू के लिए, एंड हम लोग थोड़ा कहीं पर तो कनेक्ट हो गए। तो कभी ऐसे भी मैंने फोन कर लिया, सर तो सर आसपास हूँ मैं, आ जाऊँ मिलने, आ जाओ। तो कई बार तो ये होता था कि
बोलते थे सर थोड़ा बिजी हूँ। मैंने कहा सर हाय हेलो करना। अच्छा ठीक है आ जाओ। फिर जैसे हाय हेलो किया फिर चलता हूँ सर। तो ऐसे भी मुलाकातें हुई। हाँ, तो पहले मैं मिला करता था गाने लिखने के लिए, गाने के लिए। लेकिन एक मोड़ ऐसा है जब मैंने एक फिल्म देखी उनकी और मैंने कहा कि सर इतनी इतनी कमाल की केमिस्ट्री है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें डायलॉग भी उतने ही टक्कर के होने चाहिए थे। अच्छे डायलॉग हैं लेकिन जो टक्कर के होते हैं ना, जो मुगले आजम जैसी फिल्में हुआ करती थी, जब मतलब डायलॉग ऐसे हुआ करते थे कि आप उनको सुन के शायरी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हाँ हाँ। सो जब उसके बाद में मैं मिला सर से तो मैंने कहा कि सर मुझे डायलॉग लिखने हैं। तो सर ने कहा कि डायलॉग लिखने हैं लेकिन मेरी अब तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई कि मुझे क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, अब तक तय नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक फिल्म है जिसका एक ड्राफ्ट लिखा जा चुका है, बट मैं उसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ। सो मैंने कहा कि हाँ सर, मतलब ट्राई करोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो उन्होंने मुझे 3-4 सीन्स भेजे कॉम के, जिसका एक हुँ। शेड्यूल एक्चुअली हो भी चुका था, शूट भी हो चुका था। तो उन्होंने मुझे ओह! भेजा, मैंने उसमें कुछ करेक्शंस किए। उसमें कुछ जगह पे तो डायलॉग सेम थे, सिर्फ मैंने लड़की को लड़के का दे दिया, लड़की को लड़के का दे दिया, और वो पूरा सीन चेंज हो गया। सो क्योंकि लड़की उसमें हीरो थी मेरे, राइट। तो उनको पसंद आ गए। फिर वहां से मेरी एक अलग जर्नी शुरू हो गई, जिससे जो चीज सीखने को मिलती है मे बी हम लोग बाद में शेयर करेंगे। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई। फिर मुर्गा दोस्त जिन्होंने गजीनी से क्लब शुरू किया था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया सेम चीज, और अगेन आई वाज ऑन बोर्ड। और हुँ। बस इसके दौरान देखते देखते लगा कि यार अब क्यों ना एक कदम आगे जाया जाए। क्योंकि एक डायरेक्टर जो होता है वो भी, जैसा आपने कहा, अंदाज़े बयां जो होता है, राइटर पूरी कहानी लिख देता है, डायरेक्टर हुँ। का काम सिर्फ होता है अंदाज़े बयां। सो मुझे लगा कि ये भी एक तरह तरह की स्टोरी टेलिंग है, ये भी एक तरह का एक शेर है जिसको आपको यूं बयां करना है कि भले ही 2 लाइन का हो लेकिन वाह निकले। सो मैं पढ़ता रहा डायरेक्टर्स को कि उनमें क्या ऐसा है कि ये जो तमाम लोग खड़े हैं इनमें एक आदमी है जो इतने बड़े स्टार्स को कह रहा है कि आप ये करो, ऐसा करो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैं पढ़ता रहा और मैंने कहा कि इसमें से कई चीजें तो हैं, भले ही पूरी ना हो लेकिन कई चीजें हुँ, तो हुँ। हैं। और कुछ चीजें जो हैं वो सीख लूंगा। कुछ चीजें, अगर आपके साथ आर्टिस्ट बड़े अच्छे हैं तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ अपना विजन देना होता है। सो ड्यूरिंग अकीरा आई मेट अनुराग कश्यप, एंड एज राइटर हुई थी तो मैंने उनसे पूछा, भाई एक राइटर के लिए डायरेक्टर बनने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? हुँ। तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट स्टोरी बनाते रहो और स्क्रिप्ट अपनी तैयार रखो। तो मैंने लगे हाथ उनको 2-3 कहानियां बता दी। शॉर्ट स्टोरीज ही थी तो 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर एक कहानी पहली बताई, बोला अच्छी है, बना। तो मैंने फिर एक और सुनाई, नहीं भी अच्छी है, कि इसको शूट कैसे करेगा? क्योंकि वो कहानी बड़ी पेचीदा है, वो पूरी कहानी जो है म्यूजिक के थ्रू बयां होती है। तो ओके, मैंने कहा कि सर मैंने सोचा हुआ है। ओके। सो जो पहली कहानी जो मैंने उनके साथ शेयर की थी वो मैंने शूट की। फिर सेकेंड मैंने अभी अभी शूट की विद जैकी श्रॉफ, और वो अभी अलग अलग फेस्टिवल्स में है, 1-2 फेस्टिवल्स में नॉमिनेशंस भी आ गए हैं। सो वहां पर ये जो जर्नी है एज एज अ डायलॉग राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर, वो अब वहां पर पहुंची है। 2-3 कहानियां पूरी हो गई हैं। देखें आगे क्या होता है। ये जो आप अभी तक बातचीत हुई, उससे एक हम्म, चीज़ जो मेरे ज़हन में आई, जो मैं बाद में पूछने वाला था, तो हम्म, मैंने कहा हम्म, चलो बात के फ्लो में ही बात कर लेते हैं। कितना हम्म, ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए अपनी हम्म,
सभी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्टर है तो क्या उसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर एक लिखने का भी टैलेंट हो तो उसको भी साथ में एक्सप्लोर करता रहे, देखता रहे कि बिकॉज एक आर्टिस्ट है तो ही इज ऑलरेडी trained in one art form. He's already cultivated his subconscious and imagination. तो बहुत इस बात की बहुत प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं कि वो और भी चीजें कर सकता है। जैसे कि वॉइसिंग करते हुए मैंने 6 years into वॉइसिंग आई रियलाइज कि शायद मैं मेरे अंदर एक एक्टर है, तो मैंने थिएटर के जरिए उसको निकालने का प्रयास किया और अब वो धीरे धीरे फैमिली मैन, मिर्जापुर उसके जरिए निकल रहा है। So, what's your thought on that, and how important it is to keep exploring that, not only in artistic terms, but also to keep the financial sanity alive? So, सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, आप सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका ध्यान जो है वो आपकी आर्ट के ऊपर बिल्कुल जाने नहीं वाला है। तो इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, आप छोटा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों की नजर में जो छोटा शायद होता होगा, या बड़ा काम कर रहे हैं, डजंट मैटर। इतना हो कि वो आपके सर पे बना ना रहे, और जरूरतें अपनी कम रखें तो बेटर है। अगर आप जिंदगी में हमेशा नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, आप बहुत सारी, मतलब अगर आपके पास कुछ पैसे आए, आप पहले किराए पे रह रहे हैं, उसके बाद में आपने सिर्फ मकान लिया है, सीधा ये नहीं कि बड़ा मकान ले लिया, गाड़ी भी ले ली, उसकी किस्तें, तो वो चीज तो हमेशा बनाकर रखें। सेकंड फिर ये है कि अगर कोई भी आर्ट फॉर्म, अगर वो आपको रेस्टलेस करता है, आपको सोने नहीं देता, या किसी और को आप देखते हैं और आप कहते हैं कि यार इससे बेटर मैं कर सकता हूँ, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और अब तो देखो टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है और अफोर्डेबल हो गया है ये कि कितने सारे, टिकटॉक एक एग्जांपल, इतना बड़ा एग्जांपल है कि आप गांव के किसी कोने में भी रहते हैं तो आप गाना गाकर, लिख कर, कुछ भी आप करके आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो और ये कर तो रहे थे लोग अभी तक। हाँ, और ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि अगर इतना 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 आपके पास है, मौके हैं, तो आपको तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने इतने सारे लोग देखे हैं और उनको देखकर ना मैं हमेशा घबरा जाता हूँ, और मैं जाग जाता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं हु आर इन देयर 50s 60s नाउ, एंड वो बोलते हैं यार हमको भी शौक तो हमको भी था, लेकिन यार फिर शादी हो गई, गृहस्थी हो गई, फिर कर नहीं पाए। और वो लोग ना फिर मौके ढूंढते हैं, कैरियोके चल रहा होगा उसमें जाके गाएंगे, भले ही कैसा भी गाएं, हम लोग सफर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको खुशी जरूर मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने उस प्यास को, भले ही आप ट्राई करें, सक्सेसफुल हुए ना हुए डजंट मैटर, इम्पोर्टेंट ये है कि आप ट्राई करें। अगर लोगों ने भी कहा कि आप में बात है, आप उसे पॉलिश करें, फिर आप उसे दुनिया तक पहुंचाएं। अगर पैसे मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले कम से कम आपने ट्राई किया, दैट इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि आपने उसे अपने तक रहने नहीं दिया और आपके अंदर पछतावा नहीं है। और एक और चीज है मेरे ख्याल से, कहते हैं ना कि आर्ट नरिशेस द सोल, सो इवन इफ इट डजंट लीड टू अ सक्सेसफुल करियर, कम से कम आप एक एनरिच्ड इंसान बन जाएंगे अगर आप आर्ट फॉर्म को फॉलो कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप उसे पैशन से करेंगे, पैशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चाहे आप जूता सील रहे हैं, चाहे आप फिल्में बना रहे हैं, अगर पैशन होगा तो पैशन के साथ साथ कई सारी चीजें आती हैं जो हर काम में लगती हैं, जैसे डेडिकेशन हुआ, डिसिप्लिन हुआ, ईमानदारी हुई। तो ये सारी चीजें आपके अंदर और स्ट्रांग होती हैं। तो उसके अलावा कुछ भी आप करते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो अभिव्यक्ति है, वो आपके अंदर की एक चीज को लोगों तक पहुंचाता है, एक्सप्रेस करता है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान आज भी हूँ, भले ही ये ताज्जुब की बात है कि मैं इंट्रोवर्ट था, शाय था, लेकिन मैं उस प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मुझे बोलना ही बोलना पड़ेगा, वरना रोजी रोटी नहीं मिलेगी मुझे। सो हर चीज जो है वो एक एक एक्सप्रेशन है। आप चुप भी रहते हैं तो आप लिखकर अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आप मे बी आप एक
कोने में बैठकर इंटरनेट के जरिए अंधेरा करके भी आप अपनी आवाज, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो नरिश करने के साथ साथ, नरिश तब होगा जब आप पैशन के साथ उस काम को करेंगे, वरना हर चीज सिर्फ एक अभिव्यक्ति बनकर रह जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग हैं, कई आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, हम्म मतलब आप बोले कि भाई तुम्हारा बस काम सुन लूं, तुम दूर रहो मुझसे, नो, ऐसा भी होता है। ट्रू ट्रू। सो या अब एक और एस्पेक्ट को छूना चाहूंगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो एस्पेक्ट। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर में आपने अपना स्नातक की बीए उपाधि किया, ली। ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज मुझे लगी, वो भी मुंबई क्योंकि शहर में। वो भी मुंबई शहर में, वो भी आई एम अज्यूमिंग मिड 90s या लेट 90s में। या 90s, लेट 90s। ये जो कि बहुत ही, ऐसा नहीं कि आम बात है, बहुत कम लोग ये चीज करते हैं। जनरली हिस्ट्री या आर्ट लोग लेते थे अगर उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी होती थी और कोई कारण नहीं होता था, बहुत कम लोग, मतलब आर्ट। तो आपके इस एक्सप्रेशन में, जो आज आपका एक्सप्रेशन है, खूबसूरत एक्सप्रेशन है, इसमें क्या उस शिक्षा का कुछ योगदान है? क्योंकि लिटरेचर हमेशा अगेन इट 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 एनरिचेस यू। बिल्कुल नहीं, उसका योगदान उतना नहीं है जितना शायद लगता होगा। अच्छा। मैंने हिंदी में इसलिए किया क्योंकि पहले मैं साइंस में था। एक साल मैंने, एक साल नहीं, कुछ महीने मैंने बीएससी लिया। लेकिन मैंने देखा कि वो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि आप बीएससी करें या बीकॉम करें। आर्ट्स कौन लेता है, ऐसा उनका ये रहता है बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। तो मैंने बीएससी ले ली, लेकिन मेरा मेरा मन नहीं लगता था। और मैं सोचता था कि यार मैं पासिंग मार्क्स लेके पास हूँ या मर मर के पढ़ाई करूँ, इससे अच्छा कि मैं उस सब्जेक्ट को लूँ जहां पर मेरे मार्क्स थोड़े से अच्छे आए। तो कम से कम किसी परीक्षा में बैठने लायक तो हो जाऊंगा। सो दूसरा ये भी हुआ था कि सेकेंड या थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में मे बी मैं मेरी आवाज एकदम, एक तो चेंज हुई। जब ग्रेजुएशन के उसमें आया, मेरी आवाज एकदम चेंज हुई। कॉलेज में चेंज हुई। सोचो, मैं जब जूनियर कॉलेज में था मेरी आवाज अलग थी। जैसे ग्रेजुएशन शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, मेरी आवाज एकदम खुल गई, फट गई या खुल गई, जो भी कहते हैं। और फिर लोग जब कहते थे कि क्या आवाज है तेरी, मैं सोच रहा आवाज में ऐसा क्या है, मतलब भारी, थोड़ी भारी हो गई, उसमें कुछ अच्छा होता है क्या? तो लेकिन फिर धीरे धीरे लगने लगा कि यार लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो मतलब अच्छा होगा कुछ। तो मैं भी थोड़ा शो ऑफ करता, जहाँ मौका मिलता था मैं बेस थोड़ा और भी बढ़ा देता था। और फिर गाने का शौक था, तो मैं एक गजल कंपटीशन के दौरान मैं जब स्टेज पर गया, तो मैंने अगेन शो ऑफ करने के लिए, गजल गाने से पहले मैंने कहा ये जो गजल है ये फिल्म इससे है और जगजीत सिंह जी ने गाई है। तो ये सब कहा, तो जज जो थी उनको कुछ लगा होगा, तो उन्होंने रिजल्ट जब अनाउंस किया तो साथ में ये भी कहा सबके लिए, सब ये कहा कि ये हुए हैं, वो सेकंड राउंड में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे। लेकिन करण सिंह के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आपको ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त एफएम जो था वो इतना शुरू नहीं हुआ था। राइट। सो तो मैंने फिर मैंने सोचा कि अब ऑल इंडिया रेडियो में जा रहा हूँ तो उसके हिसाब से, और अनाउंसर बनना है तो हिंदी हिंदी लिटरेचर शायद ज्यादा हेल्प करेगा सीवी पर। तो मैंने भी एक दो लोगों से राय ली, तो उन्होंने भी सेम चीज कही। सो मैंने फिर फाइनल ईयर जो था, सारे के सारे पेपर्स हिंदी। अब ले तो लिया, लेकिन लिखना इतना मुश्किल होता था क्योंकि आदत चली गई थी इतना हिंदी लिखने की, 6 पेपर रोज मैं हिंदी लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ। एक टाइम पे तो ऐसा होता था कि बस यार अभी घंटी बज जाए बस, ताकि मैं लिखने का, मतलब पेन छोड़ने खत्म का होगा। मौका मिले। तो ये रीजन था मेरा हिंदी लेने का। इसलिए नहीं कि मेरी लिखा इसलिए हिंदी अच्छी हुई, ऐसा नहीं था। मेरी हिंदी अच्छी थी, लोगों ने भी कहा कि आपकी भाषा शैली बड़ी अच्छी है। तो तब मैंने हिंदी ली। और फिर जो पहला शो मुझे मिला था जब मैं एफएम एफएम पर आया, तो वो था गजलें। अब गजलें बोलना ही उसमें नुक्ता लगता है, ग बोलना है ना? ज तो हम जानते थे, लेकिन ग बोलना, तो मैंने एक दोस्त से कहा यार
तो उसने बोला देखो भाई, हम गलत को भी गलत कहते आ रहे हैं इतने सालों से। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन विजय भाई, मैंने 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरा शो था वो, जिसे एक उर्दू ज़ुबा मेरे फ्रेंड है जुनैद आलम, वो किया करते थे, तो मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो ग जो था और क जो होता है, वो था। ये तमाम चीज़ें मैंने 1 हफ्ते में सीखी। फिर मैं बहुत पढ़ता था, अलग-अलग शायरों को पढ़ता था। फिर मुझे उनकी जो रीच थी, शुरू में मैं उनके पढ़ता था, कभी थोड़े मेरे पढ़ता था। फिर धीरे-धीरे मैंने सिर्फ अपने पढ़ने शुरू किए, क्योंकि एक एक टीवी एंकर में, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में और एक आरजे में यही फ़र्क होता है कि आरजे जो होता है वो अपनी अपनी शख्सियत होता है वो, किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ता, यू नो? ट्रू। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर किसी ने आपकी स्क्रिप्ट लिखी है, तो फिर आप आरजे नहीं हो एक तरह से, आप एक उद्घोषक हो, प्रेजेंटर हो, अनाउंसर हो। अनाउंसर हाँ, हो, प्रेजेंटर है। हाँ। तो या तो कोई शो ऐसा होता है, सपोज़ जोक्स वगैरह हो, तो आप उसमें आपकी टाइमिंग की भी ज़रूरत होती है, किस तरह आप, तो वो भी एक वो भी टैलेंट है। लेकिन उसके अलावा जो भी आप आगे पीछे जोड़ते हैं, वो आपका होना चाहिए। बिल्कुल। सो या तो मैंने फिर खुद उसके बाद सिर्फ अपनी अपनी पढ़ा करता था। अब जो है मैं एक एक जो कलाम होता है किसी और का पढ़ता हूँ, ताकि लोगों को फ्लेवर मिले, लोगों को एक सही बात। पूरी दुनिया भर के जो बेस्ट शायर्स हैं उनका काम सुनने को मिले। तो ये कहानी है सर। तो एक छोटा सा इसी से, क्योंकि गजलों की बात हो गई है और मैं मेरी भी परवरिश गजलों पे ही हुई है, कौन से एक एक शायर हैं जो आज के पुराने दौर में, किसी भी दौर के, जो करण सिंह को अपील करते हैं, जो करण सिंह को छू जाते पसंद एक शायर का नाम लो, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मिर्जा गालिब साहब का अंदाजे बयां कुछ और है, वो बात हम नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे सबसे जो अम्यूजिंग लगता है ना, वो है कि बहुत सिंपलिसिटी के साथ में बातें कहना, और उनमें मुझे बशीर बद्र साहब बहुत अच्छे लगते हैं। और हैं। क्या होता है उजाले कि अपनी जिंदगी के साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र साहब जो है, सिंपलिसिटी, और ये होता है कि कई कई जो शायर होते हैं ना, इतना सारा काम करते हैं, जी। लेकिन उस पूरी शायरी, पूरी गजल में 2 शेर अच्छे होते हैं, 4 शेर होते हैं, या हाँ हाँ। बहुत मुश्किल होती है, बहुत बड़े-बड़े शब्द समझ में नहीं आती। लेकिन बशीर बद्र साहब का ऐसा है कि यू नो 10 में से कम आपको 6 या 8 अच्छी ऐसी मिलेंगी कि आप यू कैन रीड देम ऑन रेडियो और मे बी इन अ गैदरिंग। तो उनकी वो और खूबसूरत। एक और चीज करण भाई मैं जोड़ना चाहूंगा, सॉरी कट कर रहा हूँ, इतनी सरल भाषा में, ऐसा लगता था अरे ये तो मेरी सोच है, दिस इज माय थॉट, यही तो मैं सोच रहा था कुछ। तो वो कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता है आपके ऑडियंस के साथ, कि ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। बताइए, 2 लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी, और इतनी सिंपल बात। जैसे मुझे एक बार संजय लीला भंसाली, जब जब मैं उनसे मिलता था गानों के लिए ना, हम्म। तो ऐसे ही मैंने कुछ कुछ लिखा था। तो इस्माइल दरबार साहब भी वहां पर थे, तो बोला कि इसमें वो पोइट्री वाला फॉर्म नहीं है। बोला तो संजय सर ने बोला कि इसमें क्या है, तुम मिलो ना, तुम तो जी घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। क्या हो गया? तो ट्रू ट्रू। ऐसे ऐसे है कि बात आप हो सकता है कि एक डायलॉग के रूप में हो, लेकिन पोइटिक है, क्योंकि आपने शब्दों को थोड़ा आगे पीछे किया, एंड इट बिकम्स अ पोइट्री। हाल ही में ट्रू। किसी ने मुझको पोइट्री सुनाई और कहा कि कैसी है। मैंने कहा ये डायलॉग ज्यादा लग रहा है, इसको शब्दों को आगे पीछे कर दो, एंड इट हम्म विल बिकम अ पोइट्री। हम्म। सो बातें ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल हो, और जैसा कि आपने बोला कि आम जनता को भी लगे कि ये
ये मेरी कहानी है। हम्म। अगर मैं खुसूसियत और सरगोशियों में तुम, तो वो सुनेगा और बोलेगा सेम टू यू। जैसे मैंने ये बहुत चीज कई बार सुना है, कई महफिलों में लोग शौक शौक में बोल तो देते हैं, अरे विजय भाई आवाज बड़ी अच्छी है, शेर भी बड़े अच्छे कह ले, तो कुछ सुना दो। अब गालिब साहब का अगर मैं गालिब साहब को बहुत मुरीद हूँ, क्योंकि जो स्वैग उनकी राइटिंग में, जिसको आजकल हम लोग स्वैग कहते हैं, कि आप सोचिए कि मीर तकी मीर का कलाम सुना उन्होंने, कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये मीर साहब का कलाम है। मीर का कलाम कोई फकीर गा रहा था, इसको गालिब साहब ने सुना। सुना तो उन्होंने तारीफ मीर की कैसे करी, रिश्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं गए जमाने में एक मीर भी हुआ करता था। मतलब पहले अपनी उस्तादी साबित करती। तो जिसको हम स्वैग कहते हैं, ये तो 19वीं शताब्दी में वो ले आए थे, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उनके शेर अगर कह दो महफिल में, तो आलम वही होता है, सेम टू यू सर, कुछ सुनाइए जो समझ में आए। कि जुल्मत कदे में मेरे शबे गम, पाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब बाजी रोज, चाहे पाल। है दुनिया मेरे आगे। कौन सा वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा ये वाला कि जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर तो खामोश है। अरे साहब इतने में तो नहीं आप गलत जा रहे हैं, थोड़ा नीचे। तो सर आप ये है। एक वर्ड बता दो, कल दूसरा वर्ड बताना सर, आराम से करते हैं, टेक इट इजी सर। लेकिन ये बात सही है कि जितनी सिंप्लिसिटी से जो बातें कही जाए वो छू जाती हैं, और आज के दौर में खास तौर पर, क्योंकि आज थोड़ा लोग आदमी अपनी उलझनों में इतना उलझे हैं कि शेर व शायरी की उलझन में नहीं उलझना चाहते, सिंपल इसलिए चीजों को। फिल्मी गजलें इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि जग्गी सिंह जी ने और या पंकज दा साहब हैं, इन्होंने, खासकर जग्गी सिंह जी ने, उन्होंने गजलों को लिया, गालिब साहब की भी गजलों को लिया, और जो मिर्जा गालिब बिल्कुल जो सीरियल आया था उसमें बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनके शब्दों को सिंपल किया, और फिर और जो जो बहुत मुश्किल शेर थे उनको तो उन्होंने मतलब उनका शुमार ही नहीं किया। शुमार ही नहीं किया, तो बिल्कुल सही बात। जी, इस तरह जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अगर आप उसका ओरिजिनल वर्जन सुना देंगे लोग तो बोलेंगे भाई आपका ख्याल बड़ा मुश्किल है, कभी कभी आए तो अच्छा है। अब करण भाई, ये तो हो गई अभी तक जो हमने किया, जो आपने किया उसकी बातें हो गई। अब क्या रोड मैप दिख रहा है आगे? क्या फोकस चेंज कर रहे हैं, फोकस पूरी तरह राइटिंग पर है, या अभी भी वो संवाद जारी रखेंगे अपने श्रोताओं के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, बाकी चीजें करते हुए? मेरा सपना ये है, और पहले मेरा मानना ये है, इसलिए सपने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं हर मुंबई वासी से या हर इंसान जो अपना गांव छोड़कर अपनों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ऐसे शहर में आते हैं जहां पर पॉसिबिलिटीज इतनी सारी हैं, खासकर मुंबई शहर में जी जहां पर मीडिया के लिए खासकर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये बहुत गलत होगा कि आप इतना स्ट्रगल और महंगे घरों में और महंगी जगहों में रह रहे हैं, आप उसमें आप रह रहे हैं, लेकिन आप अपने जो ख्वाब हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, और जो पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रही हैं उनको आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इवेंचुअली जब आप 50-55 के हो जाएंगे ना, आप सिंप्लिसिटी ढूंढने वाले हैं, आप अपने लोगों को ढूंढने वाले हैं, आप अपने आप को ढूंढने वाले हैं। तो वो मिलती है तब जब जब जगह ऐसी हो या लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हों, तो आप why do you want to wait for 45 years to reach there, जहां पर आप जहां पे आप थे हमेशा से, कि आप सब छोड़ के आप आए, आप शहर में आए सिर्फ पैसे कमाने के लिए। पैसे भी आप कमाओ, या तो आप पैसे कमाओ और कई सारी चीजों को साथ में लेकर चलो, आपकी मेंटल पीस, आपका कैरेक्टर, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका मे बी आपका अध्यात्म, तो इट स्टिल मेक सेंस। लेकिन अगर आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो देन इट डजंट मेक सेंस। सर्वाइवल के लिए यार आपका गांव काफी है, आपके गांव के पास का शहर भी काफी है। तो
अब मेरा ये प्लान है इसी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं इतने बड़े मुंबई शहर में रह रहा हूँ, अगर मैं इतने सारे लोगों को झेल रहा हूँ जो ना शहर की इज्जत करते हैं ना लोगों की इज्जत करते हैं, जो आपके फ्रस्ट्रेशन को में ऐड करते हैं, तो देन इट शुड बी वर्थ इट। अब रेडियो मैंने इतने सालों से कर लिया है, ऐसा नहीं कि मैं उसे छोड़ना चाहूंगा क्योंकि रेडियो ने मुझे जो भी दिया है, आप भी मुझे रेडियो के माध्यम से ही जानते हैं। ये इंटरव्यू भी आप आरजे करण सिंह को शायद पहले आपने रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब चूंकि फिल्म हाथ में आई, एक और सिरा मेरे हाथ लगा है, तो अब उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्योंकि उसके भी सिरे एक से एक जुड़ते जा रहे हैं। लोग लोग मुझ में कहीं एक एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं, तो फिर क्यों ना उसे एक्सप्लोर किया जाए। और उसमें भी फिर उसमें अलग तरह का जुनून चाहिए, उसमें अलग तरह तरह का टाइम चाहिए, उसमें रात दिन देखे नहीं जाते। उसमें ये देखा तो एक डायलॉग आया, आपसे बातें की एक डायलॉग आया, आपसे बातें की एक सीन आया, मुझे तुरंत लिखना पड़ेगा वरना निकल जाएगा। तो अब मैं फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं रेडियो को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए मैंने हाल ही में अपना खुद का ऐप लॉन्च किया। अभी तो अपने नाम से किया है, द आरजे करण सिंह शो। लेकिन जिस तरह से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, खासकर वो लोग जो रेडियो से बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब का जो रेडियो है उसकी परिभाषा चेंज हो गई है और उसमें वो फिट नहीं बैठते थे या उतना नहीं कर पाए जो कर सकते थे, क्योंकि फिर रेटिंग्स रेटिंग्स आपको ड्राइव करती हैं। आपका बॉस आपको कहता है ये मत करो वो मत करो। तो मैंने ये ऐप लॉन्च किया और उनके लिए और मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जो जो रेडियो पर हम लोग कर नहीं पाए। एंड इट इज वे वे चीपर। अब वो लॉन्च किया तो साथ साथ में वो करूंगा। अगर वो मेरा टाइम बहुत ले रहा है तो मे बी अलावा टीम जो जो उसको रन करेगी। तो अब ये दो रास्ते मैंने पकड़े हुए हैं, इसके साथ साथ देखते हैं फिर आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। वेक अप एंड शाइन पर आपने हम लोगों से बात करी, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स उनके लिए इतने अच्छे मैसेजेस और इतनी अच्छी एडवाइजेस दी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेक अप एंड शाइन पर ये थे करण सिंह राठौर, और ऐसी अजीम शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच करण भाई। सुनने वालों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंटरव्यूज आपकी मदद करें, आपको जगाएं, आपको चमकाएं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ऑन वेक अप एंड शाइन।